हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 मलेशियन रोमांटिक हॉरर मूवी रिवेंज ऑफ द पोंटियानक के बारे में। इस फिल्म की शुरुआत होती है 1965 में मलेशिया के एक छोटे से गांव से। गांव में किसी की शादी हो रही थी। सभी गांव वाले मिलकर दुल्हा दुल्हन को कॉन्ग्रेचुलेट करने जाते हैं। हम भी मिलते हैं उनसे। दुल्हे का नाम है खालिद और दुल्हन सिटी। ये खालिद की दूसरी शादी है। उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर भाग गई, मगर उनका 9 साल का बेटा निक अभी भी उसके साथ ही रहता है। खुशी का माहौल था। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। खाना पीना गाना बजाना सब कुछ चल रहा था, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देती। इस सब के बीच उधर गांव के पास वाले जंगल में कोई रो रहा था। शायद कोई लड़की जो धीरे धीरे अंधेरे जंगल में से बाहर निकल आती है। हम देखते हैं ये एक बेहद खूबसूरत लड़की है, लेकिन इतने रात गए वो इस जंगल में क्या कर रही है। उधर शादी में खालिद से मिलना आता है उसका पुराना दोस्त रेस। खालिद, उसका भाई रेजा और रेस बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स है। कॉलेज में इन तीनों की पक्की दोस्ती हुआ करती थी। सिर्फ बीच में एक रीजन की वजह से उनका कनेक्शन टूट गया था। अभी इतने दिनों बाद उसे देखकर खालिद बहुत खुश हो जाता है। बहुत मिस करता था वो उसे। लेकिन जब सभी दोस्त मिलकर बातें कर रहे थे, तभी हमें वही लड़की दिखती है फिर से, जो जंगल से निकल के इसी तरफ आ रही थी। रेस की नजर पड़ती है उसके तरफ और इमीडिएटली उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। लेकिन रेस के सिवा और किसी को वो लड़की नहीं दिखती। ना रेस उसके बारे में किसी से कुछ कहता है। कुछ देर बाद वो घर लौटने लगता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड ईडा भी थी। वो लोग जब उस जंगल के पास वाले रास्ते से गुजर रहे थे, तो अचानक ही एक लड़की गाड़ी के सामने आ जाती है। रेस किसी तरह गाड़ी तो रोक लेता है, मगर एक्सीडेंट होने से बचा नहीं पाता। ईडा बेहोश हो गई थी और सामने से वो लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। रेस गाड़ी से निकलकर उसे ढूंढने लगता है। उसे कोई दिखता तो नहीं, मगर उसके बुलाने के साथ साथ जंगल में से अजीब सी आवाजें गूंज उठती है, जैसे कोई लड़की हंस रही हो। बहुत डरावनी थी वो हंसी। रेस डर जाता है, भागने की कोशिश करता है, मगर उसकी गाड़ी बंद हो चुकी थी। और जैसे ही रेस इंजन चेक करने जाता है, हमें उसके पीछे वही रेड ड्रेस वाली लड़की दिखती है। कुछ देर बाद ईडा का सेंस लौटता है, लेकिन रेस आसपास कहीं दिख नहीं रहा था। वो पैनिक करने लगती है और तभी अचानक से ही गाड़ी हिलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के ऊपर कोई तांडव कर रहा हो। उधर खालिद के घर में जब वो अपने पत्नी के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट बिता रहा था, तब अचानक ही उसका बेटा निक आकर दरवाजे पर नॉक करता है। वो किसी बात से डर गया था। खालिद जाता है उसे शांत करने। निक कहता है उसने कोई भूत देखा है जो उसे खिड़की के बाहर से बुला रहा था। खालिद इन बातों को सीरियसली नहीं लेता। बच्चा है, किसी चीज को देखकर डर गया होगा, तो वो उसे सुला देता है और फिर खुद भी जाकर सो जाता है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग नींद से जागने के बाद सिटी को जो दिखता है, उससे किसी की भी रूह कांप उठेगी। उनके फ्रंट पोर्च पे किसी का खून पड़ा था, बहुत सारा। ऐसा लग रहा था किसी को घसीट कर ले जाया गया है। सिटी उस दाग को फॉलो करती है और उसकी नजर पड़ती है सामने वाले पेड़ की तरफ, जहां एक लहूलुहान लाश लटक रही थी, रेस की। ये खून जरूर उसी का है। ये भयानक नजारा देखकर सीटी खुद को संभाल नहीं पाई। डर में चिल्लाने लगती है वो, और उसी की आवाज से खालिद, निक और बाकी सारे गांव वाले आकर हाजिर हो गए घर के सामने। सभी की हालत सेम थी, डर और कंफ्यूजन। किसी को समझ नहीं आ रहा था रेस की ऐसी हालत कौन कर सकता है, और इतने ऊंचे पेड़ पे लटकाना भी तो आसान नहीं। इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, सुद्दीन नाम से। सभी के साथ वो भी आया था देखने। उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स थे, जिससे वो सुपरनैचुरल फोर्सेस को सेंस कर सकता था। उसे विजन्स भी आते थे। इस सिचुएशन में भी उसे कुछ ग्लिम्सेस नजर आते हैं, किसी धुंधली सी परछाई की तरह, जिनका मतलब तो वो समझ नहीं पाया, मगर इतना उसे पता चल चुका था कि ये कोई इंसान का काम नहीं है। वो खालिद को सावधान करता है, जल्द से जल्द सब कुछ क्लीन करने के लिए कहता है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अंधेरा छाने वाला है इस गांव के ऊपर। उनके बातों से खालिद और सिटी बहुत ज्यादा डर गए थे। लाश को हटाने के बाद वो घिस घिस कर सारे घर को क्लीन करती है, कहीं कोई दाग ना रह जाए, मगर फिर भी उनका टेंशन कम नहीं होता। उसी रात सबके सो जाने के बाद खालिद को ऐसा लगने लगता है कि कोई लड़की उसे बुला रही है उसके नाम से। वो अपने चेहरे पर उसका टच भी फील कर पा रहा था,
और पूरे घर में उसी लड़की की किलकारी गूंज रही थी। खालिद उस आवाज को फॉलो करके उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे तो कोई दिखता नहीं मगर हमें दिखता है। ये वही लड़की थी रेड ड्रेस वाली रईस का खूनी, जो खालिद के साथ लुका छुपी खेल रही थी। कभी उसके पीछे से गुजर रही थी तो कभी घर के सामने वाले पेड़ पे जाके छुप रही थी। खालिद को वो तो नहीं दिखती है रईस की लाश, जो धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। रईस का भयानक चेहरा देखकर खालिद डर से कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है और ठीक इसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, ये उसका सपना था, रियलिटी नहीं। फिर भी इस सपने का असर इतना गहरा हुआ था कि वो रोने लगता है बच्चों की तरह। सिटी उसे संभालती है, उसे हौसला देती है, कहती है सपना तो सपना होता है, डरने की क्या बात है। मगर उसे पता नहीं चलता वो लड़की सच में ही उनके घर के बाहर खड़ी है, उनके हर एक प्राइवेट मोमेंट को विटनेस कर रही है। मतलब शायद खालिद ने जो देखा, जो महसूस किया, वो सब कुछ उसका वहम नहीं था। और सिर्फ वो ही क्यों, उस रात निक को भी तो उस लड़की की आवाज सुनाई दी थी, वो उसे बुला रही थी। किसी को पता नहीं चलता निक रात के अंधेरे में उस लड़की को फॉलो करके जंगल में जाता है और सुबह किसी के जागने से पहले लौट भी आता है। इसके अगले दिन से ही इस गांव में जैसे अंधेरा छाने लगता है। डॉग्स विदाउट रीजन दिन भर भौंकता रहता है, लोग बीमार पड़ने लगते हैं, स्पेशली बच्चे, और पूरे गांव में एक अजीब सा स्मेल छाने लगता है, एक बहुत ही गंदा स्मेल जिसकी ओरिजिन किसी को पता नहीं चल रही थी। इस कंडीशन के लिए सभी सिटी को ही दोषी मान रहे थे। उसके शादी के बाद ही तो ये सब शुरू हुआ। रेस के मौत से सभी श्योर हो चुके थे कि किसी अतृप्त आत्मा का ही काम है ये, जिसे सिटी ने अपने साथ लेकर आई है। भरे बाजार में सभी गांव वाले मिलकर उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, कोसते हैं, कर्स्ड बुलाते हैं, इवन सुद्दीन भी। उसे भी लग रहा था ये डार्कनेस सिटी के साथ जुड़ा है। उसका पीछा करते करते ही वो इस गांव में आया है। लोगों के मन में एक डर बैठ चुका था। वो लोग शाम के बाद घर से निकलना बंद कर दिया, खालिद और सिटी को इग्नोर करने लगे। इवन उनके घर के आसपास से गुजरते वक्त वो लोग ऐसे भगवान का नाम लेने लगे जैसे उन्हें कोई बीमारी हो। सिटी को खुद भी बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों। आज तो रेजा ने उसे बचा लिया, मगर हर रोज ऐसी ह्यूमिलिएशन उसे सहन नहीं होगी। वो कुछ दिन के लिए कहीं और शिफ्ट करने की बात करती है, जिस पर खालिद मान भी जाता है। लेकिन तभी अचानक उन्हें रेजा के घर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। उस घर में भी सभी तब डिनर कर रहे थे, गांव के हालत को लेकर बात कर रहे थे। रेजा की बीवी आयशा प्रेग्नेंट है तो उसका भी टेंशन है उन्हें। आज सुबह से ही रेजा की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ खा नहीं रहा था। ऐसे में अचानक ही वो शिवर करने लगता है, उसके मुंह से सफेद लिक्विड निकलने लगता है और वो बेहोश भी हो जाता है। उसके पेरेंट्स और बीवी के चिल्लाने की आवाज से खालिद और सिटी उसके घर में जा पहुंचते हैं। उसे ले जाकर बेडरूम में सुला देते हैं, मगर जैसे ही वो लोग कमरे से निकलते हैं रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर रेजा पोजेस्ड हो जाता है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। उसी हालत में वो आयशा पर हमला कर देता है, उसे ऐसे चोक करता है कि बेचारी की मिसकैरेज हो जाती है। कोई कुछ समझ नहीं पाए क्या से क्या हो गया। रेजा को तो खुद कुछ याद तक नहीं। उधर खाली घर में निक जब परेशान हो रहा था तो वही लड़की आती है उससे मिलने। बहुत ही प्यार से लोरी सुनाकर उसे सुला देती है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि गांव के सभी बच्चे जब बीमार पड़ रहे थे तो सिर्फ निक ही था जो सही सलामत था। क्या सिर्फ कोइंसिडेंस था? शायद नहीं। सबसे पहले रेजा इस बात को रियलाइज करता है। अगले दिन ही वो जाता है अपने भाई से मिलने, उसे याद दिलाता है कुछ पुरानी बातें जो उन लोगों ने अपने मेमोरी से डिलीट कर दिया था। रेस का खून, कल रात उसका पोजेस होना, आयशा का मिसकैरेज, ये सब नॉर्मल नहीं था और ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था, वेंजेंस। कोई उनसे बदला ले रहा है, शायद कोई सुपरनैचुरल फोर्स, या फिर उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। सिटी ये सारी बातें ओवररियर कर लेती है और कन्फ्रंट करती है खालिद को। रेजा किस वेंजेंस के बारे में कह रहा था, किस कर्मों का फल मिल रहा है उन्हें? खालिद जरूर उससे कुछ छुपा रहा है और उसका गट फीलिंग्स कह रहा था ये निक के माँ के बारे में है। खालिद ने जो कहानी सबसे कहा है उसके बारे में है, उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। सिटी खालिद को बहुत फोर्स करती है बताने के लिए, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता। तभी उन्हें रेजा दिखता है बाहर। उसे सामने वाले जंगल में से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, जहाँ उसने अभी अभी अपने बच्चे को दफना कर आया है।
तो वो उस आवाज का पीछा करता है और जंगल में कदम रखते ही पोजेस्ड हो जाता है। खालिद के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो कहता है वो एक चीटर है, लायर है और मर्डरर है। अब वो भी मरेगा, उसकी बीवी, उसका पूरा परिवार, सभी मरेंगे, कोई बच नहीं सकता उसके हाथों से। खालिद उसके बातों से सच में ही डर गया था। वो घर भागता है और देखता है निक अकेले ही हंस रहा है। पूछने पर वो बताता है उसके एक दोस्त है, एक लड़की जो उसके सिवा और किसी को नहीं दिखती। उसने निक को प्रॉमिस किया है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी हर हालत में। खालिद को सब समझ आ गया था। वो निक और सिटी को अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर खुद भागता है जंगल की तरफ। अभी बस एक ही इंसान उसकी मदद कर सकता है, सुद्दीन। आज वो उसे सारी बातें बता देगा, वो बातें जिन्हें वो इतने सालों से छुपा कर रखा है। उसे सुद्दीन भी उसके लिए ही वेट कर रहा था। उसे पता था खालिद आएगा, जरूर आएगा। उसे जो विजन्स दिखे थे उससे उसने थोड़ा बहुत गेस कर लिया है, मगर अभी उसे पूरा सच जानना है। खालिद बताना स्टार्ट करता है और रिवील होता है उसके लाइफ का डार्क सीक्रेट। पता चलता है 9 साल पहले जब वो रेजा और रेस कॉलेज में पढ़ते थे तो खालिद एक लड़की को पसंद करता था, मीना नाम से। मीना जितनी खूबसूरत थी उतनी ही भोली भी थी। वो समझ नहीं पाई खालिद का प्यार असल में प्यार नहीं, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था। वो टाइम पास कर रहा था उसके साथ। कुछ दिन के अंदर ही खालिद उससे बोर होने लगा और मीना से उसका दिल भर चुका था। मगर मीना तो उसके प्यार में पागल थी, उससे शादी करना चाहती थी। तो उससे छुटकारा पाने के लिए खालिद ने एक प्लान बनाया। उससे कहा उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी किसी और जगह फिक्स कर चुके हैं, अभी वो उन्हें मना कैसे कर सकता है। मीना उसके झूठ को सच समझकर उसे छोड़ने के लिए राजी हो गई और खालिद अगले दिन ही उसे उसके घर भेज दिया। उसे लगा वो बच गया, अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो फिर से अपने पुराने लाइफ में वापस चला गया, दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगा। लेकिन 9 महीने बाद एक दिन मीना लौट आई। पता चला वो प्रेग्नेंट है, खालिद के बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभी तो उसे शादी करनी ही होगी। अब खालिद पड़ गया मुश्किल में। उसने अपने दोस्तों से कंसल्ट किया। एक दिन मीना को लेकर कहीं जाने लगा वो। मीना को लगा वो लोग खालिद के घर जा रहे हैं, मगर बीच रास्ते में उसे पता चला कि वो लोग असल में अबॉर्शन क्लिनिक जा रहे हैं। मीना इस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, तो वो गाड़ी से उतरकर भागने लगी, जंगल में जाकर छुप गई। खालिद, रेस और रेजा भी गए उसके पीछे पीछे। ऐसे में भागा दौड़ी के कारण बेचारी मीना का लेबर पेन शुरू हो गया और उसी जंगल में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वो एक स्टिल बॉर्न था, मर चुका था वो। इसे देखकर खालिद तो टेंशन फ्री हो गया कि चलो और कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मगर मीना इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, कहने लगी कि वो सबको बता देगी। इससे खालिद डर गया और उसका मुंह बंद करने के लिए उसने मीना को जान से ही मार डाला। उसे एहसास नहीं हुआ उससे कितनी बड़ी गुनाह हो चुकी है। कुछ देर बाद जब रेस और रेजा आकर उसे संभालते हैं तब जाके उसे रियलिटी दिखती है। बहुत खराब लगता है तब उसे। वो ऐसा नहीं चाहता था, कभी नहीं। फॉर्चुनेटली उसका बच्चा रोने लगा था, वो जिंदा था। तब ने जुर्म कम करने के लिए खालिद उस बच्चे को अपने साथ लेकर आया और उसकी परवरिश करने लगा। वो बच्चा और कोई नहीं, निक है, और उसकी माँ मीना अभी भी उसी जंगल में कहीं दफन है। उसे अपने ही प्रेमी से धोखा मिला था। उसी के हाथ बेमौत मरना पड़ा था बेचारी को। प्रॉपर फ्यूनरल तक नसीब नहीं हुई। तो जब खालिद ने सिटी से शादी करके अपने लाइफ बेहतर बनाने की कोशिश की, मीना से सहन नहीं हुआ। उसकी अतृप्त आत्मा बदले के आग में तड़पने लगी। उसी ने रेस को मार डाला, क्योंकि खालिद के साथ साथ रेस और रेजा भी इक्वली दोषी थे। उसी ने रेजा को पोजेस करके उससे अपने बच्चे को मार दिया और उसी के प्रेजेंस से गांव के बच्चे अभी बीमार पड़ रहे हैं। गांव में शैतान का साया जो छा चुका है। सिर्फ निक सही सलामत है, क्योंकि उसकी अपनी माँ उसे प्रोटेक्ट कर रही। सब कुछ सुनकर सुद्दीन कहता है जिन औरतों की मौत डिलीवरी के वक्त होती है या फिर प्रेगनेंसी में होती है, उन्हें मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। उनकी आत्मा वैम्पायर बन के भटकती रहती है। इन्हें ही पोंटियानक कहा जाता है। उस दिन उसके बच्चे के अंदर उसका वेंजेंस जन्म लिया था, तभी तो उसे नया जीवन मिला था। ऐसे आत्मा को शांत करने के लिए बस एक ही तरीका है, उनके नेक में एक मेटल बोल्ट से स्टैब करना होगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन उससे पहले खालिद को अपना कर्मा क्लियर करना होगा, रिपेंट करना होगा, सबके सामने अपने जुर्म कबूल करना होगा। वैसे भी इस वेंजफुल आत्मा का सामना वो अकेले नहीं कर सकता, उसे गांव वालों की मदद भी चाहिए और अपने परिवार का साथ भी। खालिद यही करता है। उसी वक्त घर भागता है कन्फेस करने।
लेकिन तब तक इस गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन वो शक गलत शख्स पर कर रहे थे। उन्हें लग रहा था सिटी सबके लिए जिम्मेदार है, तो वो लोग उसे बंदी बनाकर गांव से बाहर निकाल रहे थे। खालिद उन्हें रोकता है, सबको सच्चाई बताता है, जिस सच के लिए कोई भी रेडी नहीं था। सिटी तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पति एक खूनी है, और गांव वाले अभी वो लोग सिटी को छोड़कर उस पर हमला कर देते हैं, मारने लगते हैं उसे। लकीली सुद्दीन भी खालिद के साथ आया था। वो सभी को शांत करता है और कहता है इस वैम्पायर से पीछा छुड़ाने में खालिद का साथ देने के लिए वो जरूर जंगल में ही कहीं छुपी होगी। उनके बातों से सभी हाथ में मशाल लेकर जंगल की तरफ भागते हैं। साथ में जाता है खालिद और रेजा भी। मगर मीना के सामने इतने सारे लोग भी कम पड़ रहे थे। वो एक एक करके सभी को मार डालती है। एक आदमी उसके पीठ पर उस मेटल बोल्ट से स्टैब कर देता है, जिससे वो घायल तो होती है मगर बहुत जल्द खुद को संभाल भी लेती है, क्योंकि ये मेटल बोल्ट सिर्फ उसके नेक पर मारने से ही उसकी मौत हो सकती थी और किसी जगह नहीं। मौका मिलते ही वो रेजा को मार डालती है। पहले उसका हाथ तोड़ती है, उसके बाद उसकी गर्दन। खालिद अपने भाई की लाश देखकर टूट पड़ता है, रोने लगता है वो। लेकिन इस वक्त भी वो अपना मिशन नहीं भूलता। मीना को अपने मीठी मीठी बातों से फंसाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है, क्योंकि उसने भी सेम गलती की थी। उस बोल्ट को मीना के सीने में स्टैब किया था उसने। इससे मीना और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। उसे तो बस प्यार चाहिए था, प्यार के बदले बार बार उसे धोखा मिल रहा है, ये उसकी गलती है। इस बार वो खालिद पर जानलेवा हमला कर देती है। उसी बोल्ट को उसके गले में घुसाकर उसे मार डालती है और फिर उसके शरीर को चीर फाड़ के खा जाती है। पूरे गांव को शमशान बना चुकी थी वो। कोई भी मर्द जिंदा नहीं बचा था। मीना का बदला पूरा हो चुका था। तो अभी बारी है उसके मुक्ति की। वो जाती है अपने बेटे से मिलने, आखिरी बार उसे देखने, उससे बात करने। उसे देखकर सीटी को भी रोना आ रहा था। बेचारी मीना, किसी गलती के बिना ही बेचारी को कितना कुछ भुगतना पड़ा। तो जब मीना उसे उस बोल्ट को देकर रिक्वेस्ट करती है उसे आजाद करने के लिए, सिटी वही करती है। जंगल में जाकर उस बोल्ट को गाड़ देती है मीना के नेक में, मार डालती है उसे। ये कहानी भी इसी के साथ साथ एंड हो जाती है। मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत पसंद आई। मानती हूँ सिंपल सी रिवेंज प्लॉट है, कहानी भी घिसी पिटी है, बट इस फिल्म के एग्जीक्यूशन, कलर स्कीम मुझे बहुत पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।